मंजरी की दो बहुएं होती हैं। छोटी बहू सुहाना और बड़ी बहू विशाखा। जहाँ एक तरफ सुहाना बाहर जाकर नौकरी करती है, वही विशाखा घर पर ही रहती है। ऐसे ही एक रोज सुबह के 9:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता मिला ही नहीं। अरे कहाँ पर है नाश्ता? ला रही हूँ माँ जी। सो सॉरी हूँ। टीटू और परी की स्कूल आज रोज से थोड़ी जल्दी थी, इसलिए उन्हें जल्दी से रेडी कर दिया। अभी 5 मिनट पहले ही स्कूल बस आई और वो दोनों चले भी गए। उसी के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया माँ जी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन तू ये सारे काम अकेली ही क्यों कर रही है? अगर तुझे इतना ज्यादा काम का लोड था, तो विशाखा कहाँ पर है? उसने तेरी मदद की या नहीं? विशाखा भाभी तो अभी तक उठी ही नहीं है माँ जी। शायद कल रात को वो देर तक काम कर रही थी ना, इसीलिए। काम? कैसा काम? कामचोर कही की? अरे घर का और बाहर का सारा काम तो तू ही करती है। तो इतनी रात गए ऐसा कौन सा काम करती है वो? माफी चाहती हूँ माँ जी, लेकिन ये सब मुझे नहीं पता। मैंने सारा काम कर दिया है, बस चावल चढ़ाना बाकी है, तो वो काम भाभी कर देगी। और मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आपकी दवाइयाँ वहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दी है। नाश्ते के बाद याद से खा लेना माँ जी, ठीक है ना? बाय। ठीक है बेटा, आराम से जा और जल्दी आ। 11-12 बजने पर विशाखा उठ जाती है। और तभी, क्यों मैडम, ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही थी कल रात को तू, जो तुझे इतना लेट हुआ आज उठने में? दरअसल माँ जी, वो मैं अपना कोई पर्सनल काम कर रही थी। अरे आग लगी तेरी पर्सनल काम को। फालतू में दिन भर बस फोन चलाती रहती है और उससे टाइम मिले तो टीवी देखती है और कहती है कि पर्सनल काम करती है। ये टोपी अपने मायके वालों को जाकर पहना, मुझे नहीं। समझी ना? ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? वाकई में मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। इसीलिए मैं घर के काम के साथ साथ अपना पर्सनल काम भी ज्यादा कर रही हूँ। अरे चुप हो जा। जब तू शादी करके इस घर में नई नई आई थी, तभी एकदम अच्छी थी। लेकिन जैसे ही तेरी देवरानी सुहाना आई है, उस दिन से तू कामचोर बन गई। अरे कुछ सीख उस बेचारी से। बाहर जाकर वो नौकरी करती है और उसके साथ साथ घर और बाहर का काम एकदम अच्छे से संभालती है वो। बस माँ जी, आप मेरी तुलना उसके साथ मत कीजिए। क्यों ना करूं भाई? तू दिन भर घर में रहकर बस 2 से 4 काम करती है, और वो नौकरी करके भी घर आकर 1 मिनट भी नहीं बैठती। उल्टा वो तो तेरे टीटी को भी संभालती है। उसे स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर रात में उसे पढ़ाना, जैसे वो अपनी बेटी परी के प्रति जिम्मेदारी निभाती है, वैसे ही वो तेरे बेटे के प्रति भी करती है। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसा मैं परी का ध्यान ही नहीं रखती। अरे दोनों बच्चे हमारे लिए एक समान ही तो हैं। और उसने अगर मेरे टीटू का ध्यान रख भी दिया तो क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन तू क्या करती है? किसी का भी ध्यान नहीं रखती। तुझे बस आराम फरमाना आता है और कुछ नहीं। गिन चुनकर थोड़े बहुत काम करके तू बस अपना बेडरूम पकड़ लेती है। ना तो तुझे अपनी गृहस्थी की पड़ी है, ना ही बच्चे की और ना ही पति की। पता नहीं कब सुधरेगी तू। इतना सुनाकर मंजरी वहां से चली जाती है। इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। खैर, इसे लगता है कि ये लेक्चर देकर मुझे सुधार सकती है, लेकिन मैं क्यों सुधरूं? वो तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतनी भोली और बेवकूफ सी देवरानी मिली है, जो बिल्कुल मेरी नौकरानी की तरह है। उसे कोई भी काम बोल दो, वो तो उसे तुरंत हाँ कर देती है, और उसके होते हुए मुझे कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे ही एक रोज, जब सुहाना और उसके पति अंकुश की सालगिरह होती है, तभी, हैप्पी एनिवर्सरी सुहाना, ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। हाउ स्वीट अंकुश, थैंक यू सो मच। वैसे सुहाना, आज हम दोनों बाहर ही खाना खाएंगे, उसी जगह जहां हम दोनों पहली बार मिले थे और जहां हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। प्लान तो बहुत ही प्यारा है, और इन सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
लेकिन दरअसल आज टीटू की तबीयत ठीक नहीं है और विशाखा भाभी उस पर इतना ध्यान भी नहीं देगी। इसलिए मुझे उसके पास रुकना ही पड़ेगा। ऊपर से परी ने भी अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है एंड उसके अलावा मुझे ऑफिस की 2 फाइल्स भी बनानी है, तो वो काम भी है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चल पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी अंकुश। कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। एनिवर्सरी तो बस एक तरीका है और हम उसे फिर कभी मना सकते हैं। तुम अपनी जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से निभाती हो और ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हें पता है, जब भी मैं थक जाता हूँ या हार मानने लगता हूँ, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि कैसे तुम सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप एक रोल से दूसरा रोल निभाकर बस काम में ही लगी रहती हो। और अगर तुम ये सब कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। और यही सोचकर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट अंकुश। बस यूं मानो कि ऊपर वाला मुझे अपने आप ताकतवर बना देता है। सो तो है, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि जिम्मेदारी और परिवार हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो भी हमेशा। थैंक यू सो मच अंकुश। कितना समझ कर लेते हो तुम मुझे। ये सब देखकर मंजरी को बहुत अच्छा लगता है। सुहाना बेटा, जा, जाकर थोड़ा आराम कर ले। टीटू के पास मैं बैठ जाती हूँ, इसे ये सूप दे दूंगी और तू थोड़ा आराम कर। अरे नहीं माँ जी, उल्टा आप ही जाकर आराम कीजिए। मैं बैठ जाती हूँ ना यहाँ पर। थोड़ी ना कोई काम करना है मुझे यहाँ। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बेटा कि तेरी आंखों में कितनी नींद भरी हुई है, और फिर भी तुझे यहाँ पर बैठकर इसकी देखभाल करनी है। देख बेटा, जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं तेरी तबीयत पर पूरा असर ना पड़ जाए, इसीलिए खुद को भी थोड़ा अच्छा खासा आराम दिया कर। ठीक है माँ जी, थैंक यू। फिर एक दिन जब सुहाना को ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ता है, तभी आज सुहाना 9 बजे आएगी, इसीलिए तू ही रोटियां बना दे। और हाँ, कल दोनों बच्चों के ओरल्स है, तो उनकी भी पढ़ाई ले ले। क्या माँ जी, मैं एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। एक वक्त पर दो दो काम कैसे कर सकती हूँ मैं? तो सुहाना भी कोई मशीन नहीं है। वो तो एक वक्त पर दो ही क्या, 4 से 5 काम एक साथ कर लिया करती है। और अब ज्यादा बहानेबाजी मत कर और जा, जाकर काम कर ले, निकम्मी कहीं की। ठीक है माँ जी। फिर विशाखा रोटियां बनाती है और साइड बाय साइड बच्चों को किचन में डाइनिंग टेबल पर बिठाकर वो उनकी ओरल्स की भी प्रैक्टिस करा लेती है। ए टीटू, मेरे तो 2 चैप्टर्स हो भी गए, तेरे कितने हुए? बाप परी, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं ना। माँ, मेरा ओरल लो। नहीं ताई जी, आप पहले मेरा ओरल ले लो। दोनों का भी ओरल नहीं लूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही होशियार हैं। अब एक काम करो, तुम दोनों मन ही मन पढ़ाई करो, और जब दादी तुमसे पूछे तब उन्हें बता देना कि तुम दोनों ने मुझे ओरल दिया है। क्या? लेकिन ताई जी, आप हमसे झूठ बोलने के लिए क्यों कह रही हो? ये तो गलत बात है ना? नहीं परी, झूठ बोलना हमेशा गलत नहीं होता। अब देखो, मैं काम कर रही हूँ और ये काम करते करते मुझे तुम दोनों की स्टडी लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का ओरल लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों तो बहुत ही होनहार हो। इसलिए सेल्फ स्टडी ही कर लो, ठीक है ना? ये आप क्या कह रही हो भाभी? बच्चों को झूठ बोलने सिखाना गलत बात है। अरे सुहाना, तुम तो 9 बजे आने वाली थी ना, फिर आधे घंटे पहले कैसे आ गई तुम? क्योंकि ऑफिस का काम जल्दी निपटा लिया मैंने, इसीलिए घर भी मैं जल्दी आ गई। देखो सुहाना, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने इन्हें कुछ भी गलत नहीं सिखाया। क्यों बच्चों? नहीं मम्मा, ताई जी मुझे झूठ बोलने के लिए कह रही थी। हाँ चाची, परी सही बोल रही है। आप रोटियां बनाइए भाभी, और टीटू और परी, तुम दोनों स्टडी रूम में जाकर बैठो। मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। ओके।
देखो सुहाना, ये बात तुम माँ जी को बिल्कुल मत बताना, वरना वो तानी दे देकर मेरा जीना दुश्वार कर देगी। वो जो भी हो, लेकिन ये तो सरासर गलत है ना भाभी। आपको माँ जी ने कोई काम सौंपा है और उसमें भी आप काम चोरी कर रही हो। कल बच्चों के ओरल्स है, तो आज हमें उनके ओरल्स लेकर कल के लिए उन्हें अच्छे से रेडी करवाना होगा। और आप हो कि उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए कह रही हो। शायद आप भूल रही हो कि वो दोनों अभी प्राइमरी स्कूल में हैं, ना कि किसी कॉलेज में। और आपकी लापरवाही के कारण अगर दोनों में से कोई कल के ओरल में फेल हो जाता, तब आप क्या करती? अरे आप जानती भी हो क्या, ये उनके फाइनल ओरल्स है। हाँ हाँ, जानती हूँ। अब ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोरो। तुमसे बड़ी हूं मैं, इसीलिए तुमसे 100 गुना ज्यादा अक्ल है मुझ में। अफसोस भाभी, उसका इस्तेमाल भी कर लिया कीजिए। इतना कहकर सुहाना वहां से चली जाती है। क्या कहा इसने? आज तक जो चुप रहती थी, वो लड़की आज बोलने लगी है, और मैं इसे बदले में कोई जवाब ही नहीं दे पाई। खैर, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। ऐसे ही एक दिन जब सुहाना का वीक ऑफ होता है, तभी, अरे भाभी, आज शाम को मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाने वाली हूँ, इसीलिए प्लीज अब बाकी के सारे काम संभाल लेना। हाँ, देख सुहाना, मुझे भी घर के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा के काम हैं, तो मैं वो सब करूँ या तुम्हारे हिस्से के काम करती बैठूं? तुम ही बताओ मुझे कि करूँ तो क्या करूँ मैं। देखिए भाभी, मैंने हमेशा आपके हिस्से के काम किए हैं, लेकिन कभी सुनाकर नहीं दिखाया मैंने आपको, और ना ही कोई आनाकानी की है। इसलिए अब मैं कुछ नहीं जानती। आपको मेरे हिस्से का काम करना ही होगा। क्या? ज्यादा तेवर मत दिखा मुझे। कुछ दिनों से देख रही हूं मैं, बहुत एटीट्यूड आ गया है तुम में। क्या? इसे एटीट्यूड नहीं कहते, आत्मसम्मान कहते हैं इसे। अरे, इस बेचारी ने हमेशा से नौकरी और घर दोनों के काम बखूबी संभाले हैं। अब तू जेठानी है, और इस बात का मान रख कर इसने हमेशा तेरे हिस्से के काम बिना कुछ कहे कर दिए हैं। और तू इतनी एहसान फरामोश है कि आज इससे ये सब कह रही है, वो भी तब जब ये तेरी बात नहीं मान रही। अरे नहीं माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है। अरे चुप हो जा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कैसी बात है। बेशरम कही कि दिन रात बस तुझे आराम ही करना होता है। वो तो भला हो इस सुहाना का, जो ये हर एक काम कर लेती है, वरना तेरी उपस्थिति में तो एक इंसान को एक कप चाय भी ना मिले। अरे तू तो एक बहू होने का धर्म भी ठीक से निभा नहीं पाई, तो माँ होने का धर्म कैसे निभाएगी? और सुहाना तो बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन अब से तू इसके काम नहीं करेगी। तेरी भी जिंदगी है, तो कोल्हू की बेल की तरह दिन भर काम पे काम करती रहती है, और ये मोहतरमा बस महारानियों की तरह आराम करती रहती है। पर अब और नहीं, ये सब नहीं होगा इस घर में। हाँ माँ जी, बच्चों के लिए मैं हमेशा रहूंगी, लेकिन बाकी के काम मैं केवल अपने हिस्से के ही करूंगी। आपके लिए इतना सब करने के बाद भी आप कितनी एहसान फरामोश निकली भाभी। देख विशाखा, अगर तुझे इस घर में रहना है, तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी तुझे, और वो भी उसमें बिना कोई आनाकानी किए, वरना बैग भर और निकल जा अपने मायके। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, जो तू घर की बड़ी बहू होकर भी इतनी लापरवाह और बुरी है। माफ कर दीजिए माँ जी, और सुहाना तुम भी। आप दोनों शायद सही कह रहे हो, घर में सुहाना है, इसीलिए मैंने घर के सारे काम करना छोड़ दिए और उस पर ही निर्भर रही। कभी सोचा नहीं कि इस बेचारी के लिए सब कुछ करना कितना मुश्किल हो सकता है। नौकरी का अलग स्ट्रेस, फिर घर आकर यहाँ का अलग स्ट्रेस। हम जैसी औरतों को घर बैठकर ये बात बोलने में कुछ नहीं लगता कि बाहर जॉब करना क्या ही होता है, वो तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सुहाना जैसी वर्किंग वुमन को सल्यूट है। थैंक यू सो मच सुहाना। आज तक तुमने जो भी किया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज आप दोनों की ये कड़वी बातें मुझे चुभी नहीं है, बल्कि मुझे सबक सिखा गई। और मैं आप दोनों से ये वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूंगी,
उल्टा मैं तो सुहाना की हर एक चीज में मदद करूंगी। दोनों बहुएं मिलकर घर को और बच्चों को एकदम अच्छे से संभालेंगे। क्या बात है भाभी, बस यही परिवर्तन चाहिए था हमें। चलो अच्छा है, देर आए पर दुरुस्त आए। इस तरह अंत में विशाखा की अकल ठिकाने आ जाती है और वो घर के सारे काम करने लगती है। स्वाति अपनी सास विशाखा, पति अर्जुन और देवर मनीष के साथ रहती है। अर्जुन और मनीष दोनों भाई एक ही ऑफिस में काम किया करते हैं, लेकिन वो अपने ऑफिस और वहाँ के काम से काफी परेशान हो चुके होते हैं। क्यों रे कलमुहे, कभी तो ऑफिस के आने के बाद अपनी बीवी से ठीक से बात तो कर लिया कर। जब देखो तब तुम दोनों की शक्लों पर 12 बजे हुए होते हैं। अरे तुम वहां पर काम ही करने जाते हो ना, या फिर अपना दिन खराब करने जाते हो? सॉरी जान, मेरा मतलब स्वाति, मैं तुमसे वैसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इट्स ओके अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ। ऑफिस के काम की थकान के कारण थोड़ी बहुत चिड़चिड़ हो ही जाती है। वो तो है, मनीष से ही पूछ लो कि हमारे ऑफिस में कितना सारा काम चल रहा है। हर रोज ओवर टाइम करना पड़ रहा है। हमें तो वहां पर रेगुलर वर्क से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ना कोई तारीफ ना ही कोई प्रमोशन। एग्जैक्टली, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें हमारी मेहनत का फल मिल ही नहीं रहा। एक तो इतना काम कर लिया है और अब शरीर को आराम की जरूरत है, लेकिन हमारी वो खड़ूस मोटी बॉस, वो हमें छुट्टी भी नहीं देती। कहती है कि एक दिन का डेंट पड़ जाएगा। अरे इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम दोनों को एक बिजनेस कर लो, उसमें ही भलाई है। अभी स्वाति को ही देख लो, इसका कोई पार्लर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास घर बैठे बैठे हर रोज कोई ना कोई तो आता ही रहता है, जो मेकअप, आईब्रोज, पेडिक्योर कुछ ना कुछ तो करा के ही जाता है। अरे ये तो रोजाना 200 से 300 आराम से कमा लेती है। अरे क्या माँ, अब भी बिजनेस करना कोई हलवा नहीं है। खैर, मनीष और मैंने तय किया है कि अब तो हम दोनों झूठ बोलकर ही छुट्टी लेंगे। क्या? हाँ माँ, हम बॉस से कह देंगे कि हम दोनों को अचानक से गांव जाना पड़ रहा है। गांव में जमीन से जुड़ा कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए हमें वहां पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। लेकिन झूठ बोलना सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा भाभी। अगर हमारी वो नक्चड़ी बॉस हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही, तो हम उसके बारे में क्यों सोचे? घर पर ही मस्त 3 से 4 दिन आराम करेंगे और इमरजेंसी के चलते वो हमें छुट्टी देने से मना भी नहीं कर पाएगी। ठीक है फिर, अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो यही सही। अपनी बॉस रोमा से झूठ बोलकर मनीष और अर्जुन दोनों छुट्टी लेकर घर पर आराम करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब रोमा उन दोनों के घर के पास से गुजर रही होती है, तभी उफ वो प्रेमलाल, इस गाड़ी को क्या हो गया और ये कब तक ठीक हो जाएगी? मैडम जी, यहाँ आसपास तो कोई गैराज भी नहीं है। मुझे मैकेनिक को ही बुलाना होगा और इस गाड़ी को ठीक होने में कम से कम 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। एक काम कीजिए, आप कैब करके चली जाइए, फिर मैं गाड़ी लेकर घर पर ही आ जाऊंगा। अरे क्या तुम भी प्रेमलाल, अपनी ही कार होते हुए मैं कैब का खर्चा क्यों करूं भला? मैं यहीं पर रुकूंगी। वैसे भी मुझे आज घर जाकर कोई काम नहीं है। फालतू के 500 रुपये खर्च हो जाएंगे मेरे। हे भगवान, मैडम जी तो कितनी अमीर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कितनी कंजूस है। क्या कहा तुमने? जरा जोर से बोलो तो। अरे नहीं मैडम, कुछ भी तो नहीं। देखो प्रेमलाल, तुम ये गाड़ी ठीक करवा लो। मेरे 2 एम्प्लॉयज यहीं पर रहते हैं, उनका घर यही पास ही में है, तो मैं वहां जाकर रुकती हूँ। फिर गाड़ी ठीक होने के बाद तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है मैडम जी। फिर रोमा अचानक से मनीष और अर्जुन के घर पहुंच जाती हैं और उसे वहां पर देखकर विशाखा और स्वाति दोनों हैरान रह जाती हैं। मैडम जी, आप यहाँ पर? आई एम रियली सॉरी, वो दरअसल हुआ यूं। फिर रोमा स्वाति को सारी बातें बताती हैं। हे भगवान, कोई बात नहीं मैडम, आप यहाँ पर रुक सकती हो, ये आपका ही तो घर है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ बिल्कुल। और
मनीष और अर्जुन गांव ठीक से पहुंच तो गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छे से पहुंच गए वो दोनों। वैसे आप क्या खाओगी? मैंने आज सुबह पराठे बनाए थे और उसका मसाला अब भी थोड़ा बाकी है, तो मैं मस्त मक्खन मारकर पराठे लाती हूँ आपके लिए, और साथ में गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय भी लेकर आती हूँ। तब तक आप यहीं पर बैठिए। ओफो स्वाति, उससे पहले तुम मुझे अपना घर तो दिखाओ। चलो, मुझे तो तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। माना कि थोड़ा छोटा है, लेकिन ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। हे भगवान, अंदर वाले कमरे में तो अर्जुन और देवर जी हैं। अगर ये रोमा मैडम अंदर चली गई तब तो मुसीबत हो जाएगी और उन दोनों का झूठ पकड़ा जाएगा। अरे क्या हुआ स्वाति, किन ख्यालों में खो गई तुम? अरे नहीं नहीं, आप भी ना मैडम जी। हाउस टूर तो होता ही रहेगा, लेकिन आप यहीं पर रुकिए। मैं सबसे पहले आपके लिए खाने की व्यवस्था करती हूँ। तब तक माँ जी और आप गप्पे मारिए, मैं अभी आती हूँ। फिर खा पी कर आराम से आपको घर दिखाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो गप्पे मारने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, हम यहीं पर बैठकर गप्पे मारते हैं। खुश ना? हाँ, बहुत खुश। फिर स्वाति फौरन अंदर वाले कमरे में जाकर वहां का दरवाजा बंद कर देती है। अर्जुन और मनीष के तो पसीने छूट रहे होते हैं और घर में पूरी तरह परेशानी का माहौल हो जाता है। अब क्या करे स्वाति, ये बेवकूफ औरत यहाँ पर कैसे टपक पड़ी? उसकी गाड़ी हमारे ही इलाके में खराब हो गई, जिसके चलते उसे यहाँ पर आना पड़ा। आज जाकर इसकी गाड़ी यही हमारे ही इलाके में खराब होनी थी क्या? कुछ कीजिए ना भाभी, हम दोनों का दिमाग तो बंद पड़ चुका है। अगर वो उठकर घर में घूमने लगे तो हम दोनों तो पकड़े जाएंगे, और हम तो यहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकते। तुम दोनों चिंता मत करो, अभी 5 मिनट में ही मैं तुम दोनों को साड़ी पहना देती हूँ और साथ में तुम दोनों का मस्त मेकअप भी कर देती हूँ, जिससे तुम दोनों आदमी से औरत बन जाओगी। और आपको पता है, मेरे पास तो विग भी है, वो भी एकदम अच्छे क्वालिटी वाला। ये तुम क्या कह रही हो स्वाति? अब हम दोनों औरत बनेंगी, और तो और हमें साड़ी भी पहननी होगी। हाँ तो और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? लेकिन तुम चिंता मत करो, मेकअप करके किसी को भी रेडी करना तो मेरे पाई हाथ का खेल है। अब चलो, ज्यादा सोचने समझने का हमारे पास कोई समय नहीं है। जल्दी से तैयार कर देती हूँ तुम दोनों को। ये भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। फिर स्वाति फटाफट उन दोनों को साड़ी पहनाकर वो उन्हें औरत की तरह रेडी कर देती है और वो उन दोनों को हॉल में लेकर आती हैं। अरे, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरी देवरानियां हैं, लज्जा और सुंदरी। ये दोनों अर्जुन और देवर जी के गांव में रह रहे चचेरे भाइयों की बीवियां हैं। गांव में घर का काम चल रहा है ना, और जमीन का भी कुछ काम है वहां पर, इसलिए वहां पर इतनी जगह नहीं थी। इसलिए ये दोनों अगले 3-4 दिनों के लिए यहीं पर रहेगी। अच्छा, वैसे ये दोनों तो एकदम सुंदर लग रही हैं। साड़ियाँ भी बहुत अच्छी पहनी हैं इन्होंने। हेलो सुंदरी। हेलो लज्जो। नमस्ते मैडम। राम राम। अरे बैठो ना तुम दोनों। नहीं मैडम, हम दोनों को ना अंदर बहुत काम है, इसलिए हम रसोई घर में जाते हैं। क्यों रे सुंदरी? हाँ भैया, मेरा मतलब हाँ दीदी, चलिए ना। अरे तुम दोनों बैठो तो, मुझे गाँव के बारे में बताओ। काम धाम तो होता ही रहेगा, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे नहीं नहीं, ये दोनों थोड़ी शर्मीली सी हैं, इसीलिए ये ज्यादा बातचीत नहीं करती। इन्हें मैं और माँ जी कितना मना करते हैं, लेकिन इन्हें तो बस काम करना ही पसंद है। गांव के लोग जो ठहरे। अच्छा, फिर ठीक है। मनीष आगे जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से साड़ी में उसका पैर आकर वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे नहीं! अरे संभाल कर सुंदरी। अरे सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे लेकिन तुम्हारी आवाज अभी गिरने पर एकदम मर्दों जैसी लग रही थी, ये अचानक से मर्दानी आवाज कैसी आई? वो दरअसल सुंदरी का गला बैठा हुआ है ना, इसीलिए ये दिन रात गर्म पानी पी रही है, और इसी वजह से नीचे गिरने पर इसका आवाज ऐसा निकला। हाँ मैडम, यही बात है।
अच्छा, ध्यान रखना हो सुंदरी। मनीष और अर्जुन दोनों रसोई में चले जाते हैं। अरे तुम दोनों क्या कर रहे थे? ठीक से एक्टिंग भी नहीं करनी आती क्या तुम दोनों को? सॉरी भाभी, सॉरी भाई। चल कोई बात नहीं, लेकिन अब बाहर जाने के बाद ध्यान रखना। तभी वहां पर अचानक से रोमा टपक जाती है। अरे मैडम, आप यहाँ पर? हाँ स्वाति, वो मुझे जरा वॉशरूम जाना था, लेकिन अभी मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी अर्जुन और मनीष की आवाज सुनी। क्या? नहीं नहीं, आपको जरूर वहम हुआ होगा मैडम, क्योंकि वो दोनों तो यहाँ पर नहीं है ना। हाँ, वो तो है। मैं भी ना शायद बूढ़ा रही हूँ, इसलिए आजकल मुझे बहुत वहम होते हैं। चलो लज्जो, तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा दो। आगे से लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? ओफो मैडम, आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे हमारा घर कोई बहुत बड़ा बंगला हो। आगे से राइट लेकर ही वॉशरूम है, आप चली जाइए। ओके स्वाति, थैंक यू। बाल बाल बचे, अब हमें आपस में भी औरतों की आवाज में ही बात करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद में, अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो उन दोनों से भी बात कर लेती हूँ। अभी अर्जुन को कॉल करती हूँ मैं। क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैडम। रोमा अर्जुन को कॉल करती है और उसका फोन वहीं पर बजता है और सबके सब डर जाते हैं। अरे, ये फोन तो यही बज रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अर्जुन तो गांव में है ना? हाँ मैडम, वो गांव में ही है। दरअसल गांव जाते समय वो काफी जल्दबाजी में था और इस वजह से दोनों भाइयों का फोन यहीं पर छूट गया। क्या? अरे इतनी भी क्या जल्दबाजी थी उन्हें कि वो दोनों अपना फोन घर पर ही भूल गए? बड़ी अजीब बात है। अब क्या ही बोले, दोनों के दोनों गधे हैं। खैर, कोई और नंबर तो होगा ही ना। ये सुंदरी और लज्जत तो वहीं पर रहती है ना, तो उनके पति तो वहीं पर होंगे। तो मेरी बात कराओ ना अर्जुन और मनीष से। वो दरअसल लज्जो के पति का कॉल आया था, यानी मेरे देवर जी का, और उन्होंने कहा है कि वो सब आज दिन भर व्यस्त रहेंगे और सीधे रात में ही बात कर पाएंगे। इसलिए हम भी रात का ही इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, अजीब सा ड्रामा चल रहा है। खैर, कोई बात नहीं। चलो पराठे खिला दो मुझे। अब तक बने या नहीं? हाँ हाँ, बन गए हैं। अभी परोसती हूँ मैं। बस ठंडी ठंडी दही कटोरी में डालनी बाकी है। अभी आई मैं लेकर। स्वाति रोमा को पराठे और चाय परोसती है, जिसे वो दबाकर खाती है। मोटी भैंस कहेगी, देखो तो जरा, खुद कैसे मजे से ठूस रही है और यहाँ पर हमारी छुट्टी की बैंड बजा रही है। अरे चुप रहो, वरना बैंड नहीं, बैंड बाजा बारात हो जाएगा। ना जाने कब जाएगी ये यहाँ से, या इस बकासुर का आज यहीं पर रहने का इरादा है। भाभी, मेरी साड़ी ढीली हो रही है, मानो एकदम जैसे छूटने ही वाली हो। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से अंदर चले जाओ, मैं माँ जी को भिजवा देती हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद जब रोमा जा रही होती है, तभी अचानक से अर्जुन का वेग गिर जाता है और रोमा के सामने सारा सच आ जाता है। और ये क्या? इसका मतलब कब से ये सब नाटक ही चल रहा था। तुम दोनों गांव गए ही नहीं, बल्कि यही रहकर ये फालतू का नाटक कर रहे हो। सॉरी मैम, लेकिन हम भी मजबूर थे। हमें भी आपसे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप तो हमें छुट्टी दे ही नहीं रही थी। हाँ मैम, हमें काम करना बहुत पसंद है और हम दिल से चाहते हैं कि हमारी कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो, लेकिन हम आखिरकार इंसान ही है ना, रोबोट थोड़ी ना है। हम भी थक जाते हैं, हमारी भी पर्सनल लाइफ है। लेकिन नहीं, आप हमें समझती ही नहीं मैम। जब जब आपने हमें ओवर टाइम करने के लिए कहा, हमने वो किया है। छुट्टी के दिन भी हमने कई बार आधा दिन काम किया है, इमरजेंसी में हर एक चीज की है। लेकिन फिर भी आप हमारी पगार बढ़ाती ही नहीं हो, ना ही हमें कोई प्रमोशन मिलता है। और अगर आप चाहती हो कि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो है तब भी आपकी कंपनी है। देखिए मैम, जानता हूँ कि आपको हमारी ये बातें चुभ रही होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। माफ कीजिएगा, हमने आपसे अभी झूठ कहा।
लेकिन हमारा इस गलती के पीछे का कारण गलत नहीं था। हमें तो बस 3-4 दिनों का आराम चाहिए था और परिवार के साथ थोड़ा वक्त चाहते थे, और कुछ भी नहीं मैम। मनीष और अर्जुन की बातें सुनकर रोमा को काफी बुरा लगता है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। लालच के चक्कर में आकर मैं तुम सबके बारे में सोच ही नहीं पाई, जबकि तुम सबके होने के कारण ही मेरी कंपनी है। लेकिन अब से मैं अपने हर एक एम्प्लॉय के बारे में सोचूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए सबको उनके हक की छुट्टी जरूर मिलेगी, और वक्त आने पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिलेगा। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से मनीष और अर्जुन जब भी ऑफिस से घर लौटते तो वो दोनों एकदम खुशी से लौटते। मोना की हाल ही में अनिरुद्ध के साथ शादी हुई होती है। मोना काफी मॉडर्न होती है। वही उसकी जेठानी स्वरा गांव से होती है। अरे वाह स्वरा, क्या बात है। आज का खाना तो एकदम कमाल का बना है। अरे आज तूने ऐसा कौन सा जादुई मसाला डाला है? हाँ भाभी, रोज तो आप कमाल का ही खाना बनाती हो, लेकिन आज का खाना तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बना है, और इसका स्वाद भी एकदम अलग सा है। आखिर क्या राज है? नहीं देवर जी, ऐसा कोई राज नहीं है। मैंने आज खाना गैस की जगह चूल्हे पर बनाया है। हाँ, वही चूल्हा जो मैंने हमारे घर के पीछे के एरिया में बनाया है, और इसीलिए ये खाना इतना स्वादिष्ट बना है। क्या बात है भाभी, मैं तो ये कहूंगा कि आप रोज ही उस चूल्हे पर खाना बनाया करो। पागल कहीं का। वैसे तूने एक बहुत अच्छा काम किया जो हमारे गार्डन एरिया के पीछे के हिस्से में चूल्हा बना दिया। तभी मैं सोचूं दोपहर में इतना धुआं कहाँ से आ रहा था। मुझे लगा कि पीछे के इलाके में किसी ने कुछ चलाया होगा, इसीलिए धुआं आ रहा होगा। जी माँ जी, मैं अब अक्सर चूल्हे पर खाना बनाया करूंगी। हमारे गांव में तो रोज उसी पर खाना बनाया करते थे, और चूल्हे पर पकाया हुआ खाना स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सही कहा तूने। वैसे मेरा बेटा कहाँ पर है? मेरा मतलब तेरा पति कहाँ है? आज काम से घर आने में उसे बड़ी देरी हो रही है। हाँ माँ जी, यतीन जी को आने में देरी होगी। वो उनके दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो 11 बजे तक आ जाएंगे और तभी खाना खाएंगे। उन्हें तो वहां जाकर भी पार्टी का नहीं, बल्कि मेरे हाथ का ही खाना खाना है। क्या बात है। अरे मोना, तुम चुप क्यों हो? खाओ ना। हमारी मास्टर शेफ भाभी के हाथ का खाना तुम्हें कैसा लगा? ठीक ही है। गुड जॉब भाभी। शुक्रिया मोना। 2-4 दिनों तक मोना वही खाना खाती है, लेकिन उसके बाद बस बहुत हुआ। अब मैं ये खाना नहीं खा सकती, और ना ही मैं भाभी की बनाई हुई रसोई में काम कर सकती हूँ। अरे लेकिन क्यों बहू, क्या हुआ है? 2-4 दिनों से तो यही खाना खाती आ रही है, तो अब क्या हुआ तुझे? वो तो है माँ जी, लेकिन वो खाना मैं बेमन खा रही थी, और अब मेरा ये खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे ये देसी और हेवी खाना नहीं, बल्कि मॉडर्न और लाइट खाना खाने की आदत है। ऊपर से भाभी भी एकदम गवारू जैसी है। मेरी इनके साथ वाइब भी मैच नहीं होती, और इनकी रसोई भी एकदम पुरानी सी है। एक काम कीजिए माँ जी, मुझे अपनी अलग रसोई बनानी है, वो भी एकदम मॉडर्न। क्या? पहली बात तो ये है कि तू स्वरा के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। ये तेरी जेठानी है। और दूसरी बात, तू इस घर में आते ही रसोई का बंटवारा नहीं कर सकती। ठीक है माँ जी, अगर ऐसा ही है तो फिर ना तो मैं रसोई में कुछ काम करूंगी, और ना ही उसमें बनाया हुआ ये पुराने जमाने वाला खाना खाऊंगी, क्योंकि वो खाना एकदम गांव के जैसा टेस्ट करता है, एंड आई जस्ट हेट इट। लेकिन मोना बहू, रहने दीजिए ना माँ जी। अगर मोना को अपनी अलग रसोई बनानी है तो इसे बनाने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोना की जिद के चलते नंदा आगे कुछ भी नहीं बोल पाती, और मोना अपनी अलग से एक मॉडर्न रसोई बनवाती है। और तभी अब ये हुई ना बात, इसे कहते हैं प्रॉपर रसोई। खैर, अब जब तूने बंटवारा कर ही दिया है तो यही सही। चल, अब तू अकेली तो इस पूरी रसोई की सफाई नहीं कर पाएगी ना,
इसलिए मैं तेरी मदद कर देती हूँ। पूरी रसोई साफ करके उसे सेट कर देते हैं। स्वरा तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, लेकिन आज अगर वो यहाँ पर होती ना, तो वो भी लगे हाथ तेरी मदद कर देती। थैंक्स माँ जी, लेकिन मुझे आपकी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि दूसरा कोई मेरे इस पर्सनल स्पेस में आकर दखल अंदाजी ना करे। क्या कहा? तू तो बहुत ही बदतमीज है। अगली बार से मुझसे बात करते समय अपनी जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समझी कि नहीं? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ जी? एक नंबर की गधी है तू। ना जाने मेरे बेटे को तुझ में क्या दिखाई दिया। नालायक कही की। शादी करके आए एक हफ्ता तक नहीं हुआ कि तुरंत रिनोवेट करके दूसरी रसोई बनवा ली तूने। ना जाने और किन किन चीजों का बंटवारा करेगी अब तू। और अब घर में स्वरा नहीं है, इसीलिए अब शाम का नाश्ता तू ही बनाकर देगी मुझे। और याद रहे, मेरी चाय में अदरक और इलायची अच्छे से डालना, क्योंकि उसके बिना चाय पीना तो दूर की बात है। मैं चाय का कप उठाऊंगी भी नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर थोड़ी देर बाद में, ये लीजिए माँ जी, आपकी अदरक इलायची वाली चाय, और उसके साथ मेरा स्पेशल नाश्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, ओट्स और रागी कुकीज। हे भगवान, अरे ये सब क्या है बहू? हम चाय के साथ चीले पराठे खाने वाले लोग हैं, और ये खाना मुझसे हजम भी नहीं होगा। और तू ये मॉडर्न स्टाइल वाला खाना अपने पास ही रख। मुझे नहीं चाहिए ये खाना। ओफो माँ जी, जब तक आप इसे चखोगे नहीं, तब तक आपको इसका स्वाद कैसे पता चलेगा? चलिए, जल्दी से इसे चखिए और बताइए मुझे ये कैसा बना है। अरे लेकिन मैंने कहा ना माँ जी, चखिए तो सही। बेमन ही सही, पर नंदा उस पास्ता को चख लेती है। देयर यू गो। कैसा लगा माँ जी? जल्दी बताइए मुझे। है ना एकदम अच्छा? अच्छा है बहू। शुक्रिया माँ जी। वैसे मुझे पता है कि आपको स्वरा भाभी के हाथ का खाने की आदत हो चुकी है, लेकिन अब मेरे हाथ के इन स्टाइलिश और मॉडर्न पकवानों की भी आदत डाल दीजिए। अब मैं इंडियन खाना तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वेस्टर्न खाना एकदम कमाल का बनाती हूँ मैं। गिन चुन के मुझे 5 से 6 डिशेस ही बनानी आती हैं, पर फिर भी मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मजबूरी के चलते अब नंदा को मोना के हाथ का खाना खाने की आदत डालनी ही पड़ती है। फिर एक दिन जब नंदा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी, हे भगवान, ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, ये तो मोना की रसोई से आ रही है। पता नहीं इस निकम्मी ने अब क्या कांड कर दिया। फिर नंदा भागते हुए मोना की रसोई में जाती है। ये तो क्या कर रही है नालायक? अरे इस तरह खाना कौन बनाता है जिससे पैन को आग ही लग जाए? माफ कीजिएगा माँ जी। अरे तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है क्या? अगर आग फैलकर पूरी रसोई जल जाती, तब तू क्या करती? क्या माँ जी, आपको तो बस रसोई की ही पड़ी है। अगर ये पूरी रसोई जल जाती, तो उसमें मैं भी जल जाती ना। लेकिन मेरे बारे में तो आपने कुछ भी नहीं सोचा। ये फालतू का ड्रामा बंद कर। और ये कारनामे करने के लिए तुझे किसने कहा था? वो मैंने इंटरनेट पर एक शेफ को देखा था। वो खाना बनाते समय पैन को हिला रहा था और उसमें से आग निकली, और तब जाकर वो खाना और स्वादिष्ट बन गया। इसीलिए मैं उसी को कॉपी कर रही थी, लेकिन ये हाल हो गया। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। हाँ। अरे तुझे ध्यान तो रखना ही होगा, वरना मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। स्वरा के मुकाबले में मोना की रसोई काफी गंदी और बदबूदार रहती है। एक रोज, अरे ओ पिंकी की बच्ची, ये क्या देख रही हूँ मैं? तू हर रोज केवल बर्तन ही धोती है और मुंह उठाकर बाहर चली जाती है। अरे हर रोज रसोई ऐसे ही गंदी रहती है, सारा सामान भी बिखरा होता है। जरा वो देख, वो नीचे का कैबिनेट भी साफ नहीं है। आखिर तू यहाँ आकर करती क्या है? देखो मैडम, काय को किचकिच करेली हो? मैं इधर से बर्तनीच धोने को आती है और मुझे उसका ही पैसा मिल रहा है।
बाकी कोई फुकट का पैसा नहीं दे रही हो आप मुझे, इसीलिए मेरा जितना काम है मैं उतना ही करके जाएगी ना, ज्यादा का काम थोड़ी ना करेगी मैं। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? मैंने देखा है तुम्हें, स्वरा भाभी की रसोई तो तुम एकदम चकाचक करके जाती हो, तो फिर यहाँ करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? वो सब मैं नहीं करती मैडम, स्वरा तय खुद ही करती है वो। मैं वहां पर भी सिर्फ बर्तनीज धोती है और कल्टी मार लेती है। और सच कहूं तो स्वरा तय बहुत ही अच्छी है, उनकी रसोई में काम करने को मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब कुछ एकदम साफ सुथरा रखती है। लेकिन आपकी रसोई तो एकदम गंदीच पड़ी रहती है, इसीलिए यह काम करने में मुझे बहुत ही घिन आती है। ज्यादा बकवास मत करो, मेरी रसोई भी बहुत अच्छी है, और घिन तो मुझे तुम जैसे लोगों से आती है। पहले जरा खुद साफ सुथरे बनकर आ, फिर जाकर यह ज्ञान दो। बढ़िया ही मेरी रसोई को गंदा बोलने वाली। जहाँ स्वरा बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है, वही मोना के मॉडर्न डिशेस सभी लोग कम मात्रा में ही खाना पसंद करते हैं। फिर एक रोज देखो ना, सबने भाभी का बनाया हुआ ही खाना खा लिया, इसीलिए अब कोई मेरे हाथ का खाना खा ही नहीं रहा। चलो, अब तुम तो ये भाभी का बनाया हुआ पनीर मसाला छोड़कर मेरे हाथ का बना हुआ ये खाना खाओ। मैं अब भी परोसती हूँ तुम्हें, ठीक है ना? अरे लेकिन मोना, मैं तो मुझे वो भाभी के। अरे बाद में बताओ जो बताना है, पहले हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। अरे यार, भाभी ने इतना कमाल का पनीर मसाला बनाया है और वो छोड़कर मुझे मोना के हाथ का मॉडर्न खाना खाना होगा, और उस खाने के कारण ना तो मुंह में स्वाद आता है, ना ही ठीक से पेट भरता है। लेकिन फिर भी मोना का मन रखने के लिए उसे उसके हाथ का खाना खाना ही पड़ता है। वही दूसरी तरफ बाकी घर वाले अब कोई ना कोई बहाना देकर मोना के हाथ का खाना खाने के लिए टालते रहते हैं। फिर एक दिन मोना की रसोई में एक चूहा देखकर स्वरा चिल्ला पड़ती है। देखो मोना, मैंने अभी अभी तुम्हारी रसोई में एक चूहा देखा है। अरे तुम अपनी रसोई की सफाई क्यों नहीं करती? कुछ भी, मेरी रसोई एकदम साफ सुथरी होती है और उसमें कोई चूहा वगैरह आ ही नहीं सकता। अरे चुप कर मोना, भला स्वरा झूठ क्यों बोलेगी? और मैंने भी तुझसे 1000 बार कहा है कि अपनी रसोई को जरा साफ रखा कर, लेकिन नहीं, तू उसी गंदगी में खाना बनाती रहती है। अरे एक तरफ ये स्वरा है जिसकी रसोई एकदम चकाचक रहती है, और उसकी रसोई से हमेशा मसाले और तड़के की खुशबू आती रहती है। वही एक तेरी रसोई है जो हर वक्त गंदी रहती है और गंदगी के चलते बस बदबू मारती रहती है। बस कीजिए माँ जी, आप सबके नाक में ही प्रॉब्लम है, मेरी रसोई कोई बदबूदार नहीं है। अब मोना अपनी रसोई में एयर फ्रेशनर छिड़कने लगती है, अगरबत्ती लगाती है, लेकिन उसके बाद भी गंदगी का नामो निशान नहीं मिट पाता। नंदा, स्वरा और यतिन तो उसके हाथ का खाना खाना बंद कर देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध को वो इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे अपने हाथ का खाना खिलाकर ही रहती है। अरे माँ, वो मोना अनिरुद्ध को अपने हाथ का बना खाना खिला रही है, जरा उसकी जिद को रोको। अगर वो खाना इतनी गंदगी में बनाएगी तो कहीं उन दोनों की सेहत बिगड़ ना जाए। हाँ माँ जी, यतिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों कहेंगे तो वो नहीं मानेगी, इसीलिए अब आप ही समझाइए उसे। बहुत चूल मची थी ना अनिरुद्ध को, जो उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर लेकर आया। अब उसे भुगतने दो और खाने दो उसे उसके हाथ का बना हुआ गंदा खाना। गंदगी में बना हुआ खाना खा खा कर उन दोनों की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है, और टेस्ट करने पर पता चलता है कि उन दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। और तभी बिस्तर पर आ जाने के बाद मोना की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। क्यों मोना, अब अच्छा लग रहा है ना, ढेर सारी दवाइयाँ खाकर और यूं इस तरह बीमारी में बिस्तर पर लेटकर। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप सभी लोग मुझे समझाते रहे, चिल्लाते रहे कि रसोई को साफ रखो,
लेकिन मैंने आप सब में से किसी की भी एक नहीं सुनी। और आज देखो, आज हम दोनों पति पत्नी को बीमारी हो गई है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने और देवर जी ने जल्द से जल्द ब्लड टेस्ट करवा दिया, वरना डॉक्टर तो ये भी कह रहे थे कि अगर आने में देरी हो जाती तो तुम दोनों की जान भी खतरे में जा सकती थी। जी भाभी। और भाभी, सच कहूँ तो आप बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हो। वो तो मेरे ही नखरे थे। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैंने हमेशा आपको बुरा भला कहा है, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों को ठीक करके सही से रहूंगी। और अब इस घर में दो नहीं, बल्कि एक ही रसोई होगी, जिसमें हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर प्यार से खाना बनाएंगे। लेकिन आप मुझे सारा खाना बनाना सिखाओगे ना? अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मैं तुम्हें खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी मोना। और खाना बनाने के साथ साथ इसे रसोई को साफ करना भी सिखा दे। जी माँ जी, वो भी सिखा दूंगी। देख बेटा, जैसे हम रोज नहाकर खुद को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें रसोई को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि उसी जगह पर बनाया हुआ खाना हम अपने पेट में डालते हैं। और अगर वही जगह गंदी रहेगी तो वहां पर बनाया हुआ खाना हमारे पेट में जाकर हमारी सेहत खराब करेगा। और तो और गंदी रसोई घर में पनौती लाती है, समझे कि नहीं? हाँ माँ जी, अब मैं सब कुछ अच्छे से समझ चुकी हूँ। इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और घर में हर रोज स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और सभी लोग प्यार और खुशी से मिलजुल कर रहते हैं।